नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले से मैं आपको थोड़ा सा प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर होम वीडियो, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन दे रखा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो है उसकी प्लेलिस्ट इस प्रकार से है, थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट इस प्रकार से है और फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट इस प्रकार से है। थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर पास्ट रिविजन, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है, वन लाइनर, इसी प्रकार सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देखिए पूरी मैथ की प्लेलिस्ट भी है। तो सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और आज जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक फिर से क्विक रिवीजन के तौर पर इस वाले एग्जाम 2020 एग्जाम जो आप देंगे, आपकी परीक्षा जो है वो नवंबर 2020 में प्रस्तावित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो है उसका विज्ञान विषय जो है उसका कंप्लीट कोर्स 3 जो है वो पार्ट में। आपके पेपर नवंबर के स्टार्टिंग में ही है, जिसमें जो विज्ञान विषय है उसका पेपर 3 नवंबर को है। तो उसके हिसाब से हमने सबसे पहले विज्ञान को स्टार्ट किया है। तो आज होगा इसका पार्ट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है उसमें नाम से अलग अलग हैं, उनसे संबंधित बात करते हैं। तो पहला नाम है चरक का। चरक की बात करें तो जड़ी बूटियां जो हैं उनको दवा के रूप में प्रयोग करने वाले चिकित्सक जो है ये थे। सुश्रुत की बात करें तो ये जो है वो शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो है इन्होंने पाई जो है इसका मान बताया था, और 3.14 दशमलव में होता है, और वैसे आप बटे में जानते हैं 22/7 जो है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का आपने नाम सुना होगा गणित में, क्योंकि इनका अलग से जो है वहाँ पर रूल भी है और प्रश्न भी इससे संबंधित है। तो श्रीधराचार्य जो है वो वर्ग समीकरण का हल देने वाले गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने पौधों या कह सकते हैं जो वनस्पति विज्ञान है उसके संबंध में काफी खोजें जो है वो की थी। अगला देखते हैं। अगला है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज जो है वो की थी। अगले हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सब आपके सबसे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर में ही सारी चीजें दे रखी हैं, जिसमें केवल और केवल इसी प्रकार से वन लाइनर के रूप में हैं सारे प्रश्न कि किसने किसकी खोज की, इस टाइप से। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज जो है वो की थी। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो ये आपको एकदम रट के जो है वो रखना है। और जो ऊपर मैंने बताया एडवर्ड जेनर जो हैं इनके संबंध में कि इन्होंने रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज की थी। तो किस रोग से संबंधित ये पूछा जाए तो आप कहेंगे चेचक रोग जो है उससे संबंधित या उससे रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज की थी। सारी चीजें अब करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरी या मैडम क्यूरी आप कह सकते हैं। मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है वो की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है वो की थी। गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने दूरबीन की खोज जो है वो की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन क्या है, बहुत दूर की वस्तुएं जब आपको देखनी होती हैं तो दूरबीन का यूज आप करते हैं। इसके अलावा थॉमस एडिशन, नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने खोज की थी विद्युत बल्ब की। ये आपने इनके संबंध में बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी। इन्होंने बहुत से प्रयोग किए थे, उसके बाद इनके असफल हुए थे, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी और शायद 1000वीं बार जाकर इन्होंने विद्युत बल्ब को सफलतापूर्वक जो है वो बनाया था। और इन्होंने एक और खोज की थी, वो था ग्रामोफोन। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब दोनों की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला है रेडियो की खोज। पूछा जाए आपसे किसने की थी तो आप कहेंगे मार्कोनी। इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि जब गांव वगैरह में आप देखते हैं या कहीं भी आप देखते हैं टीवी रेडियो, पहले आप की पुरानी आती थी जब नहीं चलती थी तो आप उसे क्या करते थे, हाथ से ठोकते थे, पीटते थे। तो यही लिखा है मारकोनी, कोहनी जो है उससे मारेंगे तो रेडियो आपका चलने लगेगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अगली बात करते हैं परमाणु बम की खोज किसने की थी तो ऑटो हान ने जो है वो परमाणु बम की खोज की थी। किसने की थी, परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने। ये जो जितने भी आप यहाँ नाम देख रहे हैं सबको मैंने एक एक को ट्रिक से बता रखा है जीके वाली प्लेलिस्ट में।
आविष्कार खोज करके एक आपका वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सब ट्रिक से याद करने की ट्रिक मैंने बताई है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आप सभी जानते हैं। वोल्टा की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक विद्युत सेल प्राथमिक विद्युत सेल जो है उसकी खोज में अपना योगदान दिया था। माइकल फैराडे जो हैं, इन्होंने डायनमो की खोज की थी, ये भी आपका पूछा जाता है, माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज। एक्सरे की खोज आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजेन ने जो है वो की थी। किसने की थी? विलियम रॉन्टजेन ने की थी। इसी प्रकार फर्मी की बात करें तो परमाणु भट्टी की खोज की थी। परमाणु भट्टी की खोज, सारी चीजें रख करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे जॉन लॉगी बेयर्ड। इन्होंने टेलीविजन की खोज जो है वो की थी। और इसी प्रकार आपके ग्राहम बेल हो गए, तो ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। ये टेलीविजन है, ये टेलीफोन है। और जो थॉमस एडिसन था, उन्होंने ग्रामोफोन की थी। टेलीफोन अलग है, ग्रामोफोन अलग है। ग्राहम बेल हो गए। उसके बाद बात करते हैं जेम्स वॉट की। जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज जो है वो की थी। भाप इंजन की खोज। और शरीर के जो अंदर के भाग होते हैं, उनकी जांच के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप कहेंगे इंडोस्कोप का यूज किया जाता है, शरीर के अंदर के भागों की जांच के लिए। इतनी चीजें हो गई, इसको रख करते हैं। इसी प्रकार बात करें स्टील उत्पादन के संबंध में कौन कौन नाम देखने को मिलते हैं, और आप देखेंगे तो जो मैंने इससे पहले करा रखा है आपको विज्ञान का फर्स्ट डिवीजन, उसका भी सीरियल सेम ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे उसमें उसमें जो सीरियल था वो आपकी जो SCERT वाली PDF और बुक थी उसी के सीरियल से बनाया था, इसलिए आप वो भी देखेंगे। जो इससे पहले मैंने साइंस का करा रखा है फर्स्ट डिवीजन, तो उसमें और इसमें सीरियल आपको मैच करेगा। राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई और दुर्गपुर, ये चार नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए, जो कि स्टील उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। और यदि पूछा जाए स्टील उत्पादन के संबंध में कोई दो राज्य लिखिए, या कोई दो राज्य नहीं, राज्य के संबंध में ना पूछकर स्थान यानी कि क्षेत्र के संबंध में पूछा जाता है कि कौन कौन स्टील उत्पादन में जो है वो जगह फेमस है। तो ये ध्यान रखिएगा चारों नाम। फिर उसके बाद जो रिहंद है, उसमें आपका जल शक्ति जो है उसे विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वहाँ पर फेमस है, पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम जैसे ही अभी हमने स्टील उत्पादन के संबंध में बात की, अब हम बात करते हैं कोयले से विद्युत बनाने के संबंध में जो पूछे गए जाते हैं स्थान, उसमें तो आप चार नाम यहाँ भी ध्यान रखिएगा। एक आपका हो जाएगा ओबरा, एक आपका हो जाएगा अनपरा, एक आपका हो जाएगा पनकी, और एक आपका हो जाएगा ऊंचा हार। तो ये चार नाम आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं, जहाँ कोयले से विद्युत बनाने के लिए जो है वो फेमस है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म इसी से संबंधित है, वो है NTPC की फुल फॉर्म। और इस समय NTPC का जो है वो पेपर भी होने वाला है लगभग दिसंबर माह में। तो NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल, T से आपका होगा थर्मल, P से होगा पावर, C से कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये आपकी जो है वो फुल फॉर्म NTPC की होती है। ये चार नाम आपने देखे कोयले से विद्युत। चार नाम और आपको पता होना चाहिए, वो है नाभिकीय ऊर्जा जो है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करने में प्रसिद्ध चार स्थान। तो आपके चार कौन कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा ट्राम्बे, एक आपका हो जाएगा नरौरा, एक आपका हो जाएगा कलपक्कम, और एक और आपका हो जाएगा राणा सागर। तो ये चार नाम जो है वो प्रसिद्ध हैं, जो एकदम आपको रटे होने चाहिए। अभी तक मैंने चार नाम सबसे पहले स्टील उत्पादन में बताए, फिर मैंने कोयले से विद्युत में चार नाम बताए, फिर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा
में परिवर्तित करने से संबंधित 4 नाम बताए। तो ये कुल 4 अलग अलग ध्यान रखिएगा। और इसी चैप्टर से रिलेटेड एक आपका एजुसेट भी लास्ट में दे रखा था। एजुसेट जो है आपका क्या होता है, ये एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह होता है। आपका कंप्यूटर कोर्स जो है उसमें भी आपका एजुसेट है, तो उसमें प्रश्न पूछा भी जाता है। तो पहले वाले चैप्टर में इतनी सारी चीजें थी, सब रफ करते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। और नेक्स्ट चैप्टर को बात करने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो सभी को तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए कोर्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, पर आप ही के लिए मैं यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो और कुछ नई चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाएं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के छात्र पेपर देंगे, जिनकी भी बैक है उन्हीं के पेपर होंगे, क्योंकि प्रमोट जो है मुद्दा वहाँ पर केवल फोर्थ सेमेस्टर को ही किया गया है। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा देंगे उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी के अच्छे से अच्छे अंक आ सकें, किसी भी छात्र की बैक जो है वो ना आए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। इसमें अगर बात करें तो इसको प्रैक्टिकल बेस्ड हम समझते हैं। जैसे कि अगर आप एक कील जो है वो ले लीजिए, तो कील में आगे की जो उसकी नोक होती है, उसका अगर मैं आपसे पूछूं जो क्षेत्रफल है या तल का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है कि कम है, तो आप क्या कहेंगे, क्षेत्रफल यहाँ पर जो है वो कम है। और जब क्षेत्रफल कम होता है तब आप कहेंगे प्रभाव जो है उसका अधिक पड़ता है। किसका प्रभाव? बल का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर हम बल पढ़ रहे हैं। जब संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होता है तो प्रभाव अधिक होता है। यही चीज अगर हम बात करें, जैसे कि एक ईंट है, ईंट में अगर आप बात देखें तो आप क्या कहेंगे कि इसमें संपर्क तल का जो क्षेत्रफल है वो आपका अधिक है, और इसमें आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो कम पड़ेगा। तो ये आपकी दो लाइनों को जो है वो परिभाषित करता है। क्या? कि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है, और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल कम, यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक। इस चीज को आप ऐसे भी समझिए, जैसे कि कील होती है, कील को आप किसी दीवार में लगाते हैं तो जितनी ज्यादा नुकीली होती है, जितना उसका क्षेत्रफल कम होता है, जितनी तो नुकीली होगी जितना उसका क्षेत्रफल कम होगा, तो उतनी आसानी से जो है वो दीवार में चली जाएगी, उसका प्रभाव उतना अधिक होगा। बल के संबंध में आप कह सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने समझे। अब दाब, बल और क्षेत्रफल, इन तीनों के संबंध में आपका सूत्र होता है, वो होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, जैसे दाब आपको दिया गया है, बल दिया गया, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, इस टाइप के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दाब को हम कहते हैं P, बल को कहते हैं फोर्स के लिए F, और क्षेत्रफल आपका एरिया होता है यानी कि A। तो P बराबर, दाब मतलब होता है प्रेशर ना, तो उसी का P है, तो P बराबर F/A आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, या तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब मात्रक की यहाँ पर अगर बल की बात करें तो मात्रक बल का क्या होता है, आप कहेंगे न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई होती, चौड़ाई होती, गुणा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तब हम अगर कहें कि दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ न्यूटन है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो आप दाब का मात्रक क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका, ये आपका दाब का मात्रक हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं होता है, आप इन्हीं के मात्रक से ही उसे बनाते हैं, तो ऐसे आप इसे बना सकते हैं। अब दो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या? पहला तो ये मात्रक और दूसरा ये सूत्र, इन दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। एक आपको मान भी यहाँ पर याद रखना है, वो मान है किसका, प्रमाणिक वायु दाब का। ये मान निश्चित होता है, हो सकता हो बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाए, तो ये होता है 1.013 गुणे 10 की पावर 5, और मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका मान भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके कोर्स में जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप, 3 मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। कौन कौन से? जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप। इन तीनों की
क्रियाविधि दे रखी है, तो इसको आप पढ़ने के लिए क्या करिएगा, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कैसे ये वर्क करते हैं। तो इसका 3D फॉर्म आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो थ्योरी होती है वो थोड़ा सा टफ होती है। तो थ्योरी में आप नहीं जाइएगा। इसमें क्या होता है, प्रेशर के कारण पानी ऊपर चढ़ता है, तो जैसे कि जल पंप में, तो वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। कोर्स में है तो देख अवश्य लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक उत्प्लावन बल। ये बहुत पूछा जाता है आपका, इसको ध्यान से समझिए क्या होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की बात करें तो किसी भी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी गई कोई वस्तु है, उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये भी आपका हाई स्कूल इंटर के लेवल पर भी बहुत पूछा जाता था और अभी भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत? ये कहता है कि बल क्या है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित जो तरल पदार्थ होता है उसके भार के बराबर होता है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर जो है वो होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पर यही चीज जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर के लेवल पर, तो वहां पर क्या रटाया जाता था कि जब कोई वस्तु किसी जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। वस्तु के भार में आई कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। ये आपके हाई स्कूल इंटर के लेवल पर अधिकतर डेफिनेशन देखने को मिलती है और ये पूर्णतः जो है वो सही भी है। पर आपके कोर्स में जो दे रखी थी बुक में, सीआरटी पीडीएफ में, वो एक लाइन की दे रखी थी, तो मैंने सारी ही आपको बता दी। इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका, तो पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ऑक्सिन्स होता है, इसी प्रकार आपका जिब्रेलिन्स होता है, इसी प्रकार आपका काइनिन्स होता है, इसी प्रकार आपका कैलिन्स होता है, इसी प्रकार आपका फ्लोरिजेंस होता है, और एक और आप याद रखेंगे ABA हार्मोन। तो इस टाइप से डायरेक्ट अगर आपसे नाम पूछ लिए गए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन पादप हार्मोन में आते हैं। इसमें से जो ऑक्सिन सबसे पहला वाला है, ये आपसे पूछा जाता है कि किसमें भाग लेते हैं। तो ये कोशिका विभाजन तथा पादप वृद्धि में भाग लेते हैं। किसमें? कोशिका विभाजन और पादप वृद्धि में भाग लेते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें जंतु हार्मोन की, तो जंतु हार्मोन में आपका अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रंथि के हिसाब से देखें, जैसे कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसकी बात करें तो इसमें हार्मोन होता है STH या TSH, ये नाम का होता है। कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करना। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप ध्यान से सुनिए ताकि कम समय में ज़्यादा सी चीज़ें हो सकें। कोशिकाओं का जो वृद्धि है उसका नियंत्रण करना। इसी प्रकार अगली आपकी ग्रंथि होगी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसमें कौन सा हार्मोन होता है? तो थायरॉक्सिन नियंत्रण होता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं थायरॉक्सिन नियंत्रण। इसका कार्य क्या होता है? तो वृद्धि और उसके साथ साथ जो उपापचय है उसकी गति संबंधित कार्य इसका होता है। इसी प्रकार बात करें आपका अंडाशय। अंडाशय में अगर बात करें तो हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन, और इसकी बात करें तो ये आपका मादा अंग परिवर्धन का कार्य करता है। और इसी प्रकार आपका वृषण होता है, वो आपका अगर बात करें इसमें हार्मोन कौन सा होता है तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और इसमें अगर बात करें तो कार्य नर अंग परिवर्तन का कार्य होता है। तो ये कुछ हैं जंतु हार्मोन से संबंधित, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपका अधिवृक्क या कह सकते हैं एड्रिनल, ये अगर बात करें ग्रंथि तो इसमें कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी उपापचय का नियंत्रण से संबंधित कार्य होता है। सारी चीजें समाप्त हुई। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका पेशियों से संबंधित। पेशियों
के प्रकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है आपका कंकाल पेशियां, दूसरा होता है आपका अरेखित पेशियां, और तीसरा होता है आपका हृदय पेशियां। अब यहाँ पर जो अरेखित पेशियां हैं इसका तो कोई नाम नहीं, पर हृदय जो है इसको कार्डियक नाम से भी जो है वो जाना जाता है। जो कंकाल पेशियां होती हैं इन्हीं को हम रेखित पेशियों के नाम से भी जो है वो जानते हैं, और इन्हीं को हम एक और नाम है जो है पट्टित रेशियां पेशियां, उनके नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं को हम ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जानते हैं। अब ये ऐच्छिक है तो दूसरा क्या होगा? इसे हम अनैच्छिक कह सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नाम नहीं बताया, ताकि दूसरे से आप कनेक्ट कर सकें। जो आपका अरेखित पेशियां हैं इन्हीं को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, और इन्हीं को चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। और अब तीनों पेशियां हमने देख ली, अब इनका काम और इनसे जुड़ी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी है कंकाल पेशियां, जिन्हें हम रेखित पेशियां भी कहते हैं, जिन्हें हम पट्टित पेशियां भी कहते हैं, जिन्हें हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ये आपकी अस्थियों से जो है वो जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? अस्थियों से जुड़ी होती हैं। दूसरा जो है आपका अरेखित पेशियां, जिसे हम चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ये आपका आहार नाल हो गया, रुधिर वाहिनियां हो गया, या जो अन्य अंतरांग होते हैं उनसे जुड़ी हुई पेशियां होती हैं। तीसरी आपकी जो हृदय या कार्डियक कहते हैं, ये आपकी केवल हृदय में होती है। समझ गए आप तीनों चीजें? इसको हम यहीं खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे कूदते हैं, वो है आपका कंडरा या स्नायु। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ और आप भी अपने साथ स्पीड बनाए रखिएगा, तभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ताकि कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। और ये हमारा जो टॉपिक होगा कंडरा और स्नायु, ये लास्ट होगा। इसके बाद जो है हम ये चीज़ें नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो कंडरा और स्नायु को समझिए। संधियाँ जो होती हैं, जैसे कि जोड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो संधियाँ जो होती हैं उस पर अस्थियों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए लचीले संयोजी ऊतक से बने होते हैं आपके स्नायु। अगर बात करें कंडरा की, तो कंडरा आपके कंकाल पेशियां कंडराओं द्वारा अस्थियों से जुड़े रहते हैं। तो बस एक ही एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कंडरा जो है वो कंकाल पेशियों कंडराओं द्वारा अस्थि से जुड़े रहते हैं। पर स्नायु की अगर बात करें तो संधियों पर अस्थियों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए लचीले संयोजी ऊतक से आपके स्नायु जो है वो बने होते हैं। कुछ यहाँ पर वन लाइनर में आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। जैसे आपका एक पूछा जाता है जो वृक्क होता है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपसे पूछा जाता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे वृक्क नलिकाएं, या हम इसी को दूसरे फॉर्म में भी कहते हैं, वो कहते हैं नेफ्रॉन। ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक आपसे पूछा जाए इकाई के रूप में, तो आप कहेंगे वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। इसी प्रकार श्वसन दर जो है उसके नियंत्रक केंद्र किसमें स्थित होते हैं, तो आप कहेंगे मेडुला में जो है वो स्थित होते हैं। श्वसन जो दर है उसके नियंत्रक केंद्र किसमें स्थित होते हैं, तो आप कहेंगे मेडुला में स्थित होते हैं। ये कुछ वन लाइन के टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके एससीईआरटी में ही दे रखे हैं। इसी प्रकार जो वयस्क मानव होता है उसमें अगर बात करें प्लीहा, ये क्या कार्य करती है, तो आप कहेंगे ब्लड बैंक का कार्य जो है वो करती है। डायरेक्ट भी पूछा जाए वयस्क मानव में ब्लड बैंक का कार्य कौन करती है, तो आप कहेंगे प्लीहा जो है वो कार्य करती है। तो आज के इस पहले पार्ट में इतनी चीजें। अब हम एक प्रश्न आपसे भी पूछते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम इसके आगे की चीजें देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे और सब्जेक्ट को भी जो है वो देखेंगे। सूक्ष्म जैविकी का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, या आप फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, ये आपको जो है वो बताना है। तो सभी लोग वीडियो के
मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसके अगले वाले पार्ट में इसका आंसर जो है वो देख लेंगे। टाइमिंग मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले ये जो टाइमिंग है 11 बजे की, वो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की थी, परंतु डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की जगह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की टाइमिंग जो है सुबह के 11 बजे मैंने कर दी है, और चतुर्थ सेमेस्टर की समय अभी शाम के 8 बजे है। पहले उनकी 2 क्लास थी, तो सुबह वाली क्लास में वन लाइनर में करा रहा था, वो कंप्लीट हो चुके थे, तो इसीलिए अब फोर्थ सेमेस्टर की टाइमिंग शाम 8 बजे है। सेकेंड सेमेस्टर की टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, और थर्ड सेमेस्टर की टाइमिंग जो है आपकी इस समय यानी कि सुबह 11 बजे है। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि वीडियो आपको जो है वो कैसा लगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो मैंने स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट सभी दिखाई थी वो यदि आपको ना मिले तो आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने भेज दी थी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।